हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च क्या है हमारी। रिसर्च तो हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है, जिसमें ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है, ऑलराइट, जिसमें हम स्टेप्स देख रहे हैं। बट एक चीज़ मैं कह दूँ पहले ही, ऐसा नहीं होता कि आप इसमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाना, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका चूल्हा वो करना होगा, ऑन करना होगा। उसके बाद आप पतीली डालोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आपने वो सारा सामान डाला फिर आपने पतीली ऊपर रखी। ऐसा नहीं है। आप सब चीज़ें रखोगे, उसका स्टेप्स जो है उसी तरह फॉलो करोगे, तभी आपके पास वो डिश बन के आएगी जो आप बनाना चाह रहे हो। लेकिन ये रिसर्च के स्टेप में अप एंड डाउन हो सकता है। हो सकता है कोई इंसान पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करे और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाए, उसके बाद जाके लिटरेचर रिव्यू करे। हो सकता है किसी ने सबसे पहला स्टेप ही लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई की, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाए। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये टोटली रिसर्चर पे डिपेंड करता है, उसकी रिसर्च पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, और वो किस तरह से उनको फुलफ़िल करना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ पहले होनी ही चाहिए तो ये है, वरना ये है, वरना ये है। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। बस आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो 100% कंप्लीट करोगे। कौन सी पहले करो कौन सी बाद में करो, दैट डजेंट मैटर। पर ऑब्वियसली अब डेटा कलेक्शन, जब तक क्वेश्चनर होगा तभी डेटा कलेक्ट होगा, तो अब वो दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है। उसी तरह रिसर्च डिज़ाइन हाइपोथेसिस के बेसिस पे यूजुअली होती है, यूजुअली प्रॉब्लम की बेसिस पे होती है। तो वो दोनों भी एक तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये पहले करो या वो पहले करो। ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, ऑलराइट, देन रिव्यू द लिटरेचर, रिव्यू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, जो पहले की फाइंडिंग्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो थ्योरीज दी हुई हैं लिटरेचर में आपके सेकेंडरी डेटा में। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंडरी डेटा। ठीक है। तो उसको हमें पढ़ना है। आपको सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा का डिफरेंस मालूम है? अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ऑलराइट, देन वी गो फॉर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ऑलराइट, डिज़ाइन रिसर्च। अब रिसर्च डिज़ाइन करेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, इंक्लूडिंग सैम्पल डिज़ाइन। देन कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा एंड इंटरप्रिटेट एंड रिपोर्ट। अब ये बेसिकली हमारा फ्लो चार्ट है। अब हम एक एक चीज़ को लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि मैं किस डोमेन में, किस एरिया में रिसर्च करना चाहता हूँ। ये आपका एक जनरल, हमने पढ़ा था ना, एक जनरल प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। पहले आप सर्च करोगे जनरल प्रॉब्लम कि मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ। मार्केटिंग में कहाँ पे? मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रहा हूँ। वो आपका एक जनरल टॉपिक बन गया। उसके बाद आप स्पेसिफिक पे आ जाओगे कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा बिजनेस आता है। फ़नी वीडियोस पे, एजुकेशनल वीडियोस पे, या इंटरटेनिंग वीडियोस पे। चाहे वो फ़नी हो ना हो, कोई स्टोरी हो तो इंटरटेनमेंट हो तो इट वर्क्स। या DIY वीडियोस पे आपने क्या किया, तीनों वीडियोस एक चीज़ के लिए, एक ही जैसे प्रोडक्ट के लिए बना ली, और उसके बाद आपने देखा कि किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया। तो दैट्स योर स्पेसिफिकेशन आ गई। अब आपने बिल्कुल इसको स्पेसिफिक कर दिया कि मेरा ये आइडिया है और मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। उसी तरह अगर आप देखते हैं वर्क पे, ठीक है, HR पे, अब वो क्या है, जनरल टॉपिक है, उसको आपने स्पेसिफिक बनाना है, और स्पेसिफिक बना के रिसर्च प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना है उसको कि आई एम टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, विच विल बी कॉल्ड योर टॉपिक एज वेल। डिस्टिंग्विश द सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले अपना एरिया चूज करें कि आपका एरिया क्या है।
उस डायसेक्ट द सब्जेक्ट एरिया इनटू सब एरियाज। अब आपको ये तो पता है कि मुझे इस चीज़ में करनी है, उसके बाद आप देखें उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मार्केटिंग है तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हो, ये आपने फ्लो चार्ट बना लिया। SMM कर दिया, इसमें कर देते हैं सोशल SEO कर दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग कर दी, तो ये सब क्या है। उसके बाद मास मार्केटिंग, टीवी एंड स्टफ कर दिया। तो ये आप सब एरियाज बना रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हो यार मैं कौन सा चूज करूं, ठीक है। नाउ डिसाइड अबाउट एन एरिया, कौन सा एरिया मैं जाऊं, जिसमें मैं जाऊं। उसके बाद जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम। अब रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वन ही आप कहते हो यार लेट्स सेलेक्ट दैट, एक नहीं बनाते। यू मेक 3 4 5, इवन लोग 10 15, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने अपनी रिसर्च पे डेडिकेटेड हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हो एंड देन यू मे चूज 1 और 2 ऑफ देम कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। So now we are going to study review the literature after this। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिसर्च प्रॉब्लम पे। अब इस पे आगे एक और कंटिन्यूएशन है। बेसिकली क्या है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम अलाउज यू टू मेक क्लियर both to yourself and the reader what the purpose of your research is. Subsequent elaboration of method should be oriented or providing information to address that problem। क्या है, अब आप इसमें जब रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हो ना, तो उससे क्या होता है रीडर को और आपको भी पता चल जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो इस रिसर्च में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। उसके बाद एलिब्रेशन की जाती है मेथड की भी, और बाकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ आप ऑब्वियसली अपनी पूरी रिसर्च में देते हो। बट फर्स्ट थिंग इज व्हाट, रिसर्च प्रॉब्लम। The problem statement is therefore a very important device for keeping you on track with your research. It is also one means by which your research will be evaluated. Does the research address the problem as stated? अच्छा, ये तो आपको ट्रैक पे तो रखती है, बट उसके बाद क्या है, जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की तो ये इवेल्युएशन का मीन्स भी बन जाता है। मतलब क्या, जब आपने रिसर्च पूरी कर ली, एक इंसान आपकी रिसर्च इवेल्युएट कर रहा है तो वो देख रहा है कि यार इस रिसर्च ने एक्चुअली इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है कि नहीं, टैकल किया है कि नहीं, इसका सोल्यूशन दिया है कि नहीं। ऑब्वियसली सॉरी, रिसर्च में हमेशा सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपने क्या उस रिसर्च पे सही सही लाइटनिंग इंसाइट्स दी हैं कि नहीं। ऑलराइट, नाउ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम कर ली, अब आप कर रहे हो कि लिटरेचर सर्वे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने एक दफ़ा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, अब आप लिखोगे एक ब्रीफ समरी अपनी प्रॉब्लम के बारे में। In this step, researcher undertake extensive literature survey connected with the problem. For this purpose, the abstracting and indexing journals and published or unpublished bibliographies are the first place to go. सबसे पहले आप रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढते हो, और रिसर्च आर्टिकल्स आप बुक्स ढूंढते हो, आप बिब्लियोग्राफीज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो आपका सेकेंडरी डेटा है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, बुक्स, एकेडमिक जर्नल्स, पब्लिश हो या अनपब्लिश बिब्लियोग्राफीज, जर्नल्स, इनको क्या है, आप इनको लेते हो। इसमें देखते हो कि आपका टॉपिक कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जिस जिसमें आ रहा है वो आप स्टडी करते हो। उसके बाद जब आप स्टडी करते हो ना, तो आपको पता चलता है स्पेसिफिकली किस किस ने कौन कौन सी बात की है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लिटरेचर सर्वे में ये डालो वो डालो, ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग कि अगर मैं एज अ रीडर पढ़ रही हूँ तो मुझे इस टॉपिक के बारे में और नॉलेज चाहिए, तो मैं वो रिसर्च सर्वे आपका लिटरेचर रिव्यू पढ़ूँ तो मुझे आ जाए, ठीक है। वन सोर्स विल लीड टू अनदर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा टॉपिक बहुत यूनिक होता है, तो हमें ऑन सर्चिंग एक से या दो पेपर मिले, लेकिन वो 2-3 पेपर भी क्या होता है, उसकी साइटेशंस और रेफरेंसेस से हम और पेपर्स निकाल सकते हैं। तो एक सोर्स जो है हमें दूसरी सोर्स की तरफ लेके जाती है, दूसरी सोर्स तीसरी सोर्स की तरफ। ऐसा बहुत होता है लिटरेचर रिव्यू के टाइम, ठीक है।
The earlier studies, if any, which are similar to the study in hand should be carefully studied. अब क्या है, टॉपिक से सिमिलर स्टडीज़ हैं वो सारी पढ़नी चाहिए। आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया होगा कि मेरी रिसर्च मुझे कहाँ लेके जाएगी और मेरी रिसर्च का क्या टॉपिक है, क्या स्कोप है, क्या सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप अपनी एंड में रिसर्च रिपोर्ट लिखने लगोगे, आप और चीज़ें लिखोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपको सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। नाउ अगेन एंड में मैंने रिपोर्ट लिखने का कहा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मोस्टली हम क्या करते हैं कि पहले एक रिसर्चर चैप्टर 1 लिखता है, देन ही गोज फॉर चैप्टर 2 विच इज़ लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर रिव्यू, फिर वो थर्ड चैप्टर पे आप जैसे जैसे अपने प्रोसेसेस अपना काम बढ़ाते जाते हो, आप रिपोर्टिंग भी साथ साथ लिखते जाते हो, फिर एट द एंड आप 2-3 दफ़ा उसको और पढ़ते हो, उसके अंदर और एडिटिंग करते हो, एंड देन यू सबमिट इट। That's basically the way to go around a a research paper. ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप एक्सटेंसिव सर्वे करोगे, बुक्स देखोगे, उसके अंदर से जो जो आइडियाज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप उसका एक सिनॉप्सिस, एक पिक्चर दे दोगे इन लिटरेचर रिव्यू कि इस टॉपिक से पहले क्या क्या स्टडीज़ हुई और उसमें क्या क्या आया और अभी मैं जो ये स्टडी कर रहा हूँ वो क्या करने वाला हूँ। ऑलराइट, दैट्स बेसिकली दिस कि आपने बताया मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, आपको पता है पहले ये सब हो चुका है। एंड देन लेट्स सी, दिस इज माय स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, दिस इज हाउ वी गो। डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली अ गेस, एक गेस है, एक अजम्पशन है। ठीक है, हम एक गेस करते हैं और उसके ऊपर फिर हम और रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब एक रिसर्च में हमेशा होता है, एक तो उसका टॉपिक होता है ऊपर। ठीक है, लेट्स से कॉजेज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन लिख दिया। अब नीचे आपने लिखा क्या है कॉजेज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, आपने यहाँ पे कहा कि ओके ऑफिस नो, अगर एक इंसान को एम्प्लॉय लोड, वर्कलोड, सॉरी, workload is one of the causes of sleep deprivation. House jobs, housework is another. उसके बाद आपने तीसरा एंजाइटी। तो ये आपने बताया, जब ये हाइपोथेसिस में आप कहते हो वर्कलोड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्लीप डेप्रिविएशन। अब ये क्या है? ये आपका हाइपोथेसिस है जिसको अब आप टेस्ट करोगे अपनी स्टडी। उसके बाद एंजाइटी इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ स्लीप डिप्रिविएशन। तो ये क्या है? एक और हाइपोथेसिस है। तो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, अजम्पशंस बनाते हो, जो आप बाद में आप उनको टेस्ट करोगे। ठीक है, लेट्स गेट कंटिन्यूड। सही, इसमें हम बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि कैसे करना है, लेकिन एक और बात याद रखें कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में कि कुछ स्टडीज़ में हम हाइपोथेसिस नहीं भी बनाते। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम स्टडी करते करते आगे जाके बनाते हैं हाइपोथेसिस। तो उसमें ये सब नहीं होता, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। उसमें बेसिकली हाइपोथेसिस नहीं होता, उसमें हम एंड रिजल्ट दे रहे होते हैं, उसी में हम अपना कंक्लूजन दे रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले हम हाइपोथेसिस बना रहे हो। लेकिन वो कुछ स्टडीज़ हैं, ज़्यादातर स्टडीज़ में क्या होता है, हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। After extensive literature survey, researchers should state in clear terms the working hypothesis or hypothesis. Basically ये है कि एक हो या एक से ज़्यादा हो। Working hypothesis is tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. अब इसमें हम देख रहे हैं कि बंदा बनाता कैसे है एक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें चार चीज़ें बेसिकली। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप डिस्कस करते हो अपने कोलीग्स और एक्सपर्ट्स के साथ प्रॉब्लम, फिर आप उनसे देखते हो उनके ओपिनियन क्या है, वो क्यों समझ रहे हैं, ये चीज़ क्यों हो रही है। आपने पूछा यार स्लीप डेप्रिविएशन व्हाट डू यू थिंक क्यों होती है, अब उन्होंने अपने रीजंस दिए, तो यू आर लाइक सही है यार, ये वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है इसको मैंने लिख लिया। ऐसे एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड्स इफ अवेलेबल कंसर्निंग द प्रॉब्लम फॉर पॉसिबल ट्रेंड्स, पिक्यूलरिटीज एंड अदर क्लूज। क्या है? डेटा और रिकॉर्ड्स जो पहले के हुए हैं,
जो पहले चीज़ें आपका डेटा है, रिकॉर्ड है, आपके पास सेकेंडरी डेटा है, उसमें आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ के कॉजेज ढूंढ रहे हो तो आपने देखा यार, लेट्स से नाउ अब ये डेंगू का आजकल बहुत चल रहा है। जब पहले डेंगू आया था तब क्या होगा कि 5 लोगों को 10 लोगों को डेंगू था। तो आपने देखा यार इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है, सबके सब में। तो पता चला कि दे लिव इन अ प्लेस वेयर देयर आर मॉस्किटोज। तो आपने कहा यार दिस कुड बी वन कॉज ऑफ इट, ठीक है, इसको और वो सर्च करो। ये क्या हुआ, ये उन्होंने रिकॉर्ड से देखा कि इन सब में क्या कॉमन है, सही है। अब इसकी स्टडी की, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना हाँ कॉमन है तो बस यही होगा, नो दे स्टडीड इट, ठीक है। एंड देन देयर इज रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडीज। आप सिमिलर स्टडीज को, वही आपका लिटरेचर रिव्यू जब आप कर रहे होते हो या वैसे ही आप देखते हो स्टडीज को कि उसमें क्या क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो। एंड देन देयर इज पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप फील्ड इंटरव्यूज करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, बेसिकली आप अपने होराइजन आगे बढ़ाते हो। एक फैमिली, कोई टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने उन लोगों से बात की। कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आपने देखा उस स्टडी में, उस चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे थोड़ी बहुत आपने बात की, उनको ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो उसके एक्सपर्ट्स थे उनको, उनसे बात की, उनको ऑब्जर्व किया, और ये सब करके आपने अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया। अब तो खैर इतना वो नहीं होता, अब आप नेट पे भी जाते हो, आप सर्वे ऑनलाइन भी, यूजुअली लोग पोस्ट डालते हैं, आई एम डूइंग अ रिसर्च इन दिस फील्ड, व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक इज दिस हैपनिंग, व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता है। तो व्हाट इज दैट, वो बेसिकली अपना हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए आप सबके ओपिनियन ले रहे होते हैं, उसके बाद वो उससे अपना हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। ये जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें कहीं पे हाइपोथेसिस की ज़रूरत ना हो, एक्चुअल वर्किंग हाइपोथेसिस की। Preparing the research design. The research problem having been formulated in clear-cut terms, the researcher will be required to prepare a research design. Research design क्या है, आप research कैसे करोगे? That is, he will have to start the conceptual structure within which research would be conducted. Conceptual structure बना लिया कि हम पहले ये चीज़ करेंगे, फिर दूसरी ये चीज़, तीसरी ये चीज़, हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, हमने सेकेंडरी डेटा में सिर्फ अकेडमिक जर्नल्स उठाएं, ठीक है, प्राइमरी डेटा हम क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, हमारा सैम्पल ये है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन। The preparation of such design facilitates research to be as efficient as possible, yielding maximal information. जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, हम एक पूरा हमारा पाथ बना रहे हैं कि व्हाट इज़ पाथ, कि आप किस रास्ते पे, आपका रास्ता, जो रास्ता बना रहे हैं कि इस रास्ते से हम जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आप उसके थ्रू बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। आपका काम, आपने एक पहले से ही एक रोड मैप कर बना लिया है कि दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन। तो उस रोड मैप के थ्रू आप इजीली एक रिसर्च कर सकते हो, कंफ्यूजन कम है, एम्बिग्विटी कम है, तो आप क्या है, आराम से जा पा रहे हो, आराम से चीज़ें कर पा रहे हो। आपको पता है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, आपको पता है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको पता है यहाँ क्या होगा। दिस इज़ यूजुअली रिटन इन चैप्टर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। उसमें हम बेसिकली अपना रिसर्च डिज़ाइन बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। The preparation of the research design appropriate for a particular research problem involves usually the consideration for the following. अब रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या क्या देखते हैं, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन से सैंपल है, कौन लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन क्या है, द अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर एंड हिज स्टाफ, रिसर्चर की एबिलिटी। अब हमने लिख दिया कि कोई बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लिख दिया जिसकी एबिलिटी ना रिसर्चर के पास है ना उसके आसपास के लोगों के पास है कि वो कर सके, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें ये चीज़ देख के बतानी होगी कि क्या क्या हमें, उनकी क्या वो है, स्किल्स है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से हम अपनी रिसर्च डिज़ाइन करेंगे। Explanation of the way in which selected means of obtaining information will be organized and the reasoning leading to the selection. क्या है, सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
द टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च, रिसर्च का हमारे पास कितना टाइम है, एंड द कॉस्ट फैक्टर एज वेल, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे हमारे पास हैं, फाइनेंसिंग कितनी है, ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनाते हो, विच इज़ बेसिकली अ रोड मैप फॉर अ रिसर्च, कि यहाँ से जाऊँगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब सैम्पल डिज़ाइन क्या है? अब देखिए पॉपुलेशन क्या है कि हमारी टारगेट मार्केट, ठीक है। अब हमने कहा कि मेरी रिसर्च लेट्स अज्यूम बच्चों पे है, चिल्ड्रन। अब दुनिया में तो मिलियंस एंड बिलियंस चिल्ड्रन हैं, अब मैं सबको तो अपना सैंपल में नहीं ले सकती, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से, जहाँ मैं रह रही हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन हिसाब से इतना सैंपल सेलेक्ट करूँगी। दिस इज़ माय सैंपल, कि मैं इनको सर्वे करूँगी, इनसे बात करूँगी, और उसके बाद में एक जनरलाइज फॉर्म में रिसर्च का इंटरप्रिटेशन रिसर्च की करूँगी। ऑलराइट, द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द वे ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल और व्हाट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सैंपल डिज़ाइन। अब इसके बहुत सारे वेज होते हैं जो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि हम सैंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि बस मेरे हिसाब से, ये मेरे नज़दीक है, ये मेरे करीब है, यही तरीका बेस्ट है। कुछ होते हैं नहीं, हमारी रिसर्च ज़्यादा अच्छी है, लेट्स मेक इट लाइक दिस। कुछ डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे वेज हैं जो हम इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं उनमें से हम एक वे लेते हैं और उस हिसाब से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल वो लोग हैं जिनको हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं। पॉपुलेशन वो लोग हैं जो बेसिकली सारे हमारे स्टडी के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, क्राइटेरिया में फॉल होते हैं, ठीक है। अगर बच्चों में तो ये सारे बच्चे हैं, लेकिन मैंने इतना सैंपल उठाया है, तो दैट सैंपल, दिस इज माय पॉपुलेशन। In other words, a sample design is a definite plan determined before any data are actually collected for obtaining a sample from a given population. क्या है सैंपल डिज़ाइन करने? सैंपल डिज़ाइन जस्ट फॉर गेटिंग अ सैंपल। हम अभी कोई डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ कम्स कलेक्टिंग द डेटा। In dealing with any real life problem, it is often found that data at hand are inadequate and hence it becomes necessary to collect data that are appropriate. अब हिस्टोरिकल डेटा में लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन दैट्स अदर रिसर्च, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये ज़्यादातर हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ये नाकाफ़ी है और हमें और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है जो हमारी रिसर्च स्टडी में होगा। तो अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे किससे? जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है सैंपल डिज़ाइन में, ठीक है। किस तरीके से, वो सब हमने रिसर्च डिज़ाइन में सेलेक्ट किया हुआ है, हमने देखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ इनकी और डिटेल्स आएंगी अपकमिंग वीडियोस में। बेसिकली अभी हम एक एक चीज़ को देखते तो ये आवर्स लॉन्ग होती, ठीक है। अभी भी ये लंबी वीडियो है लेकिन फिर और ज़्यादा लंबी होती। If the researcher conducts an experiment, he observes some quantitative measures or the data with the help of which he examines the truth contained in his hypothesis. But in the case of a survey, data can be collected by any one or more of the following ways. क्या है एक्सपेरिमेंट में? तो आप क्या करोगे, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स देखोगे और जो डेटा आया वो देखोगे। लेकिन जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, आप खुद ही जाते हो, आप कहते हो ये मेरी पॉपुलेशन, मैं इनको देखूंगा। आप उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, दे डिड दिस, दे डिड दैट। इसमें आप उनको भी नेसेसरली आप बताते नहीं हो क्योंकि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। मोस्टली तो आप बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि जब आप उन्हें बताते हो कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब हमें पता होता है कोई देख रहा है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्ट करने लगते हैं। लेकिन हमें नेचुरल एक्ट चाहिए, हमें बिल्कुल सही डेटा चाहिए, तो हम उनको बिना बताए उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लेट्स से इन एनी असाइलम, तो क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली हमने उनकी अथॉरिटीज़ से परमिशन ली हुई होगी और हम बस बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर नॉट रियली हर्टिंग देम, हार्मिंग देम, या हम ये कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप उससे मिला हुआ डेटा किसी भी रॉन्ग तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। आपको सब हेल्प कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते बाद में उनको वो डेटा जो उन्होंने दिया
या आपने उनसे लिया, आप उसको किसी रॉन्ग तरीके से यूज़ करो, किसी अनएथिकल मैनर में यूज़ करो, दैट्स नॉट ओके। ठीक है, इसके बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंटरव्यू, जो आप टेलीफोन के थ्रू भी ले सकते हो, पर्सनल भी ले सकते हो। टेलीफोन के थ्रू तब यूजुअली होगा जब आपके पास हो सकता है टाइम ना हो, अगले इंटरव्यू के पास टाइम ना हो, कोई बॉस मैनेजर हो सकता है मोस्टली वो कहे यार थोड़ी देर फ़ोन पे ले लो, ख़त्म करो बात, राइट। या हो सकता है कोई बंदा इस आपकी कंट्री में नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है, आप वहाँ तक जा नहीं सकते, आप इतना वेट नहीं कर सकते, वो आपके पास आए, तो यू आर लाइक लेट्स टेक इट ऑन टेलीफोन, मैं बिल्कुल उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, रिसर्च पे डिपेंड करता है कि इफ़ इट अलाउज यू टू टेक इट ऑन फोन या आपको पर्सनल ही लेना पड़ेगा। तो these are both the ways of interviews and then comes questionnaire. Questionnaire very easy, आप लोगों को मेल कर देते हैं, आप वैसे उनसे करवाते हैं, आप जा जाके करवा रहे हैं, या आप खुद बोल रहे हैं लाइक जस्ट गिव मी आंसर्स, तो दैट्स टोटली another thing. Then comes execution of the project. This in other word means that steps should be taken to ensure that the survey is under statistical control. अब ये एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है कि हम डेटा से ज़्यादातर इसमें हम डेटा की बात कर रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है आपका सर्वे, so that the collected information is in accordance with the predefined standard of accuracy. Accurate data collect हो रहा है. If some of the respondents do not cooperate, some suitable method should be designed to tackle this problem. अब क्या होता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल ट्विंस पे स्टडी हो रही है, अब ट्विंस छोटे बच्चे ट्विंस उनको बुलाया जाता है, तो अब वो लोग इतने कोऑपरेटिंग नहीं होते, उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन बड़ों को भी मोस्टली नहीं आता, लेकिन फिर उनको क्या किया जाता है, उनको गेम्स में लगाया जाता है, उनको टॉफ़ीज़ दी जाती हैं, उनको कुछ ना कुछ आप इंसेंटिव देते हो कि आए कलर करें और ये करें वो करें, उसके बाद आप उन्हें थोड़ा बहुत स्टडी में लाते हो। तो ये क्या है, ये एक मेथड है टू टैकल दिस प्रॉब्लम कि वो कोऑपरेटिव नहीं हो रहे थे तो आप उन्हें कोऑपरेटिव बनाते हो। तो क्या है, जब हम सर्वे ले रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम सही सही डेटा कलेक्ट करें। हाँ, अब यूजुअली हमारे बैचलर्स में तो हम ऐसे ही जैसा है वैसा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, बट वो कहीं पब्लिश नहीं हो रहा। अगर आपको एक्चुअली पब्लिश करना है, एक्चुअली एक तमीज़ वाली अच्छी रिसर्च करनी है, तो दैट्स अ होल अदर स्टोरी। Analysis of data. After the data have been collected, the researcher turns to the task of analyzing them. अब इसमें वो मोस्टली अब जो होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, विच इज़ बेसिकली आप समझे क्वांटिटेटिव टेस्ट लिए जाते हैं कि किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट है, क्या हो रहा है क्या नहीं, डेटा का एनालिसिस किया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब जब आपने डेटा एनालाइज कर दिया, अब आप देखते हो कि क्या ये वही रिजल्ट्स दे रहे हैं जो मैंने हाइपोथेसिस में कहा था, अगर हाँ तो आपका हाइपोथेसिस टेस्ट करेक्ट हुआ, आपने हाइपोथेसिस सही दिया था, अगर नहीं तो आपका आप लिखोगे द डेटा डजेंट सपोर्ट हाइपोथेसिस। लेकिन अगर नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रिसर्च ही ख़राब हो गई, आपकी रिसर्च गलत हो गई, अब आप दोबारा रिसर्च करोगे, नो, आपका हाइपोथेसिस स्टिल आपने टेस्ट किया, उसमें कोई और हो सकता है, कोई और रीजनिंग आइडेंटिफाई हुई, कुछ और ऐसा आइडेंटिफाई हुआ जिसमें आपको लगा कि हाँ यार इसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट शुड बी, तो आपने लिखा कि हाइपोथेसिस wasn't proved but these are the results and that's a good study too। ऐसा नहीं है स्टडी ख़राब हो गई, स्टडी बिल्कुल अपनी जगह पे एक्यूरेट रही, बस हमें पता चल गया कि इस चीज़ का इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी थक गई हूँ, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग भी आधे घंटे की वीडियो में थक ही जाएंगे, तो क्या है, अब जब हमने एनालिसिस कर लिया तो अब हम उसकी जनरलाइजेशन करते हैं, हम कंक्लूजन में इंटरप्रिटेट करते हैं सबसे पहले कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक मेरी पॉपुलेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, अब स्लीप डेप्रीविएशन, आई जस्ट सेड के एंग्जाइटी इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ स्लीप डेप्रीविएशन, अब ये मैंने जनरलाइज कर दिया, ठीक है, और इंटरप्रिटेट किया मेरा रिजल्ट, दैट्स व्हाट यू डू इन दिस। हाँ, अगर आपके पास हाइपोथेसिस था ही नहीं तो आप क्या करोगे, अपनी किसी थ्योरी के बेसिस पे
अपनी फाइंडिंग्स को बताओगे, वो क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक तो हमने हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुआ, दिस हैज दिस इम्पैक्ट, दिस इज, लेकिन आपके पास हाइपोथेसिस ही नहीं था तो आप किसी थ्योरी को लेते हो, कोई भी ओल्ड थ्योरी, जैसे मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, इसी तरह कोई और थ्योरी है, आप मैनेजमेंट किसी थ्योरी को लो, उसके हिसाब से आप समझो रिसर्च कर रहे थे, तो आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाया, लेकिन आप कहोगे ये थ्योरी थी एंड दिस हैज रिजल्टेड इन दिस एंड इट लिंक्स विद दिस थ्योरी, तो दैट्स व्हाट्स दैट कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. Preparation of the report or the thesis. Finally, the researcher has to prepare the report of what has been done by him. क्या है? आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, आप पूरी, नाउ रिपोर्ट इज अ होल अदर स्टोरी, उस पर तो हम जो है पूरा उसका एक मेथड होता है, लेकिन यूजुअली एक तो हमारे पास होता है जनरल मेथड, ठीक है, लेकिन एक मेथड होता है जो हमारे अपने सुपरवाइजर्स देते हैं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो आपको अपने ही मेथड से देंगे, और एक जनरल मेथड है. हो सकता है इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम जनरल मेथड रिपोर्टिंग का पढ़ें, उसके बारे में देखें. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप कि समझ आया. इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.